नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी प्रयागराज। त्रिवेणी संगम में करेंगी पवित्र स्नान। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में भी करेंगी दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। इम्तिहान के बेहतर तरीके और मानसिक स्वास्थ्य पर होगी बातचीत। रिकॉर्ड 5 करोड़ से अधिक लोगों के जुड़ने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा व्यापार और सामरिक भागीदारी पर केंद्रित होगी पीएम की यात्रा। आज से हुआ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का बेंगलुरु में आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विवार्षिक एयर शो के 15वें संस्करण में हुए शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे एल्यूमिनियम और स्टील आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा। अमेरिका में नई ट्रेड पॉलिसी लागू करने की ओर एक बड़ा कदम। महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंचेंगी। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आज 8वां संस्करण आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री सभी राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड 3 करोड़ 56 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों से रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। अब तक ये कार्यक्रम टाउन हॉल फॉर्मेट में आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल नए अंदाज में होगी। राजधानी दिल्ली में सुंदर नर्सरी के प्राकृतिक और शांत माहौल में प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7 अलग अलग एपिसोड भी आयोजित होंगे, जिनमें परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं मसलन अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, रचनात्मकता और सकारात्मकता वगैरह पर चर्चा की जाएगी। जो उम्दा स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो होंगे, मेंटल हेल्थ से होंगे, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस और जो हमारे पीपीसी के टॉपर्स हैं उनके साथ किए जाएंगे। तो ये कुल 7 एपिसोड्स आएंगे। ये जब पहला पीपीसी हुआ था 2018 में, तो 8 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स इससे जुड़े थे। लेकिन लोगों ने इसके वैल्यू को देखा कि कंट्री के एट द हाईएस्ट लेवल से परीक्षा पे चर्चा हो रही है, एक ऐसा विषय जिस पर हम पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करते थे, तो उसे अब पब्लिक डिस्कोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा बना दिया है। और उसका प्रतिफल यह है कि इस वर्ष हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ 56 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण के लिए छात्र बेहद उत्साहित हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को सुनने का बेसब्री से इंतजार है।
माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत सहजतापूर्वक परीक्षा जैसे गूढ़ गंभीर विषय पर सारगर्भित बातों से अवगत करवा देते हैं, जिससे छात्र निडर होकर उत्साह उमंग के साथ परीक्षा उत्सव में भाग लेते हैं। उम्मीद है इस बार भी हर बार की तरह परीक्षा में भाग ले रहे बच्चों के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। कोई भी छात्र या छात्रा हो, वो अपने जीवन के किसी न किसी पहलू पर परीक्षाओं से डरता ज़रूर है, उनसे घबराता ज़रूर है। और जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आते हैं और हमारे मित्र की तरह उन सभी समस्याओं का समाधान हमें बताते हैं, तो वो सारा भय, वो सारी घबराहट कहीं उड़ सी जाती है। पीपीसी एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो सभी छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा के दबाव से निपटने में मदद करता है। ये अनुभव मैंने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी किया, जहां मैंने अपना आत्मविश्वास खो ही दिया था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों ने मुझ में आत्मविश्वास दिया और यह समझाया परीक्षा एक केवल अंक नहीं है, बल्कि मानसिक शांति है और इसे हमें डट के सामना करना चाहिए। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें परीक्षाओं में मदद करता है। ये मैं इतने आत्मविश्वास से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी इससे प्रेरित हुआ हूँ। जब मैंने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्ज़ाम वॉरियर्स पढ़ी और उनके पिछले सत्रों को सुना तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं। ऐसे में पीएम की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली मुलाकात होगी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बैठक पर भी टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नैतिक एआई प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर विशेष चर्चा होगी। एआई समिट जो है काफ़ी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी साझे कंसर्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो या जिस तरीके से एआई के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो। तो ये सारे कंसर्न्स हैं वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फायदे के लिए हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के एजेंडे में रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री मार्शा भी जाएंगे, जहां वे मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। क्या एआई एक्शन समिट वैश्विक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा या इस प्रतिस्पर्धा को आगे और बढ़ाएगा? एक बात तो तय है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह है। मोदी जी की अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीज़ें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से कह पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं, कहते हैं आप इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई है। ये शो बेंगलुरु के येलाहेंगा एयरफोर्स स्टेशन पर आज से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण में शामिल हुए। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री, प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव शामिल हो रहे हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बनकर उभरा है। ऐसे में ये एयर शो कई मायनों में खास हो जाता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करें संसद की, तो संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 7वां दिन है। आज सदन के दोनों ही सदनों में बजट 2025 और 26 पर चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई थी। राज्यसभा में चर्चा आज से शुरू होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक हवाई अड्डे से एक तय दूरी के भीतर आने वाली इमारतों, संरचनाओं या पेड़ों को हटाने या उसमें बदलाव करने का निर्देश जारी कर सकती है। विधेयक में इस प्रक्रिया के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजे दिए जाने का भी प्रावधान है। क्षतिपूर्ति की रकम परस्पर समझौते से तय की जाएगी। अगर समझौता नहीं हो पाता तो सरकार किसी आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर सकती है। अन्य विधायी कार्यों की बात की जाए तो दोनों सदनों में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित रिपोर्ट टेबल की जाएगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में कथित मिलावट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की है। 2 आरोपी विपिन जैन और पोमी जैन भोले बाबा डेयरी से हैं, जबकि अपूर्व चावड़ा वैष्णवी डेयरी और राजू राजशेखरन एआर डेयरी से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए एआर डेयरी के नाम से निविदा हासिल की और प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाने में भी शामिल रहीं। एसआईटी ने यह भी खुलासा किया कि वैष्णवी डेयरी ने झूठा दावा किया था कि वह भोले बाबा डेयरी से घी प्राप्त करती थी, जबकि अधिकारियों ने पाया कि भोले बाबा डेयरी के पास मंदिर बोर्ड की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। और आइए बात करते हैं संसद की। तो संसद में बजट सत्र पर चर्चा होगी आज और संसद की कार्रवाई पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश का रुख करते हैं। राजेश, हमने बीते हफ्ते देखा कि संसद में काफ़ी हंगामा रहा। अमेरिका से आए भारतीयों का मुद्दा काफ़ी छाया रहा। क्या कुछ उम्मीद की जा रही है आज बजट पर चर्चा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत के बाद ये पहला दिन है संसद की कार्रवाई का? बिल्कुल जय, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते अमेरिका से जो लोग आए उनको लेकर विपक्ष ने हंगामा बरपाने की कोशिश की, लेकिन शुक्रवार को अगर बात करें तो शुक्रवार को लोकसभा में जो बजट पर चर्चा शुरू कराई गई उस पर शाम तक चर्चा हुई। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होती रही। लेकिन आज अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यसूची पर अगर एक नज़र डालें तो दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जो है वो सूचीबद्ध की गई है। और कहीं ना कहीं
सत्ता पक्ष की ट्रेजरी बेंच की ये कोशिश होगी कि 13 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के इस पहले हिस्से में बजट को पारित करा लिया जाए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं हमने देखा कि सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, लिहाजा आज संसद में इसकी गूंज निश्चित तौर पर सुनाई पड़ेगी। जहां आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नजर आएगी, वहीं पर बीजेपी जो है वो इस शानदार सफलता के लिए कहीं ना कहीं उत्साह दिखाएगी। और हमने देखा कि इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली है, इस कामयाबी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारा क्रेडिट जो है वो दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं ने दिया है। जब अभिनंदन किया गया प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर, तो वहाँ पर भी इस तरह की बातें जो है सामने आई कि पीएम मोदी के चेहरे की वजह से ही यह जीत जो है वो संभव हो पाई है। तो आज देखना होगा कि संसद की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होती है तो फिर क्या कुछ विपक्ष का रुख होता है। बहरहाल दोनों सदनों में बजट पर चर्चा सुनिश्चित की गई है। की बात थी उसको लेकर भी कुछ अपडेट है, क्योंकि बीते हफ्ते शुक्रवार को इसे मंजूरी मिल गई थी। जय, अपना सवाल अब दोहराना चाहेंगे, सुनाई कम नहीं पड़ रही थी। राजेश, जो इनकम टैक्स बिल है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी 7 फरवरी को, तो ऐसे में क्या टैक्स बिल के भी इस हफ्ते पेश होने की है खबर? देखिए, जो लटके पड़े विधायी कार्य हैं, सत्ता पक्ष की हर हाल में ये कोशिश होगी कि उन तमाम विधायी कार्यों को पारित कराया जाए। लेकिन चूंकि आज जो है 10 तारीख हो गया है, 10, 11, 12 मात्र 3 दिन जो है बजट सत्र के पहले हिस्से में शेष रह गए हैं। राज्यसभा में आज कार्रवाई जो है वो बजट पर चर्चा शुरू होगी। निश्चित तौर पर कई मंत्रालयों से संबंधित जो बजट हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से पारित कराया जाएगा, तो वक्त उसमें ज़रूर लगेगा। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा और राज्यसभा में बजट पारित कराने के बाद अगर कोई वक्त बचता है तो निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश होगी कि वो विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करें। बहरहाल यह सत्र जो है बहुत छोटा सत्र है और जब मार्च में दूसरा जो बजट सत्र का हिस्सा शुरू होगा तो सरकार के पास पर्याप्त वक्त होंगे जब उस लंबे सत्र में सरकार तमाम जो इम्पोर्टेंट विधायी कार्य हैं उनको निपटाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपसे आगे लगातार अपडेट लेते रहेंगे जैसी संसद की कार्रवाई शुरू होगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करें संभल लोकसभा सीट से सांसद जियाउर रहमान बर्क की, तो उन्हें नक्शा पास के बिना मकान निर्माण मामले में प्रशासन ने अगली सुनवाई आज की तय की है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के प्रतिनिधि ने अतिरिक्त समय मांगा था, जिस पर 1 सप्ताह का और मौका दिया गया। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी और एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था। सपा सांसद को पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था, जिस पर उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था। तो सपा सांसद के अवैध निर्माण पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रविवार को हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए थे। ये मुठभेड़ बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर हुई थी। मारे गए 31 नक्सलियों में 11 महिला नक्सली भी हैं। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए और 2 जवान घायल हो गए। फिलहाल मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में सर्चिंग जारी है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। मुठभेड़ के दौरान DRG और STF का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवान की इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक DRG और एक STF कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया।
और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आम से लेकर खास लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज त्रिवेणी संगम घाट पहुंचे और संगम में पवित्र स्नान किया। इस दौरान उनकी मां, पत्नी और बेटे ने भी स्नान किया। और सरकार ने 17 सदस्यीय खेल विशेषज्ञ एडवाइजरी कमेटी नियुक्त की है। कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। वहीं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे कमेटी की वाइस चेयर होंगी। इस कमेटी में मैरी कॉम और लिएंडर पेस जैसे ओलंपिक पदक विजेता भी शामिल होंगे। इस कमेटी का लक्ष्य देश में खेल प्रतिभा की पहचान करना, चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रशिक्षकों की क्षमता पर नजर बनाए रखना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।